वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन पार्ट 2। फ्रिक्शन अगर पार्ट 1 आपने कंप्लीट कर लिया है तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने उस क्लास में क्या धमाल किया है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन पार्ट 2 सिलेक्शन बेच की हमारी जो क्लास होने वाली है, और उस सिलेक्शन बेच का लेक्चर नंबर 26। अगर आपने सिलेक्शन बेच का एक एक लेक्चर तैयार किया है तो आपको पता होगा कि हम क्या तैयार कर रहे हैं। सिलेक्शन बेच की क्लास नंबर आपका यहां पे हम लेके आ रहे हैं 26 आज की क्लास, और यहां पर हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन पार्ट 2। और आज फ्रिक्शन पार्ट 2 से कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मूले होंगे, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल होंगे, यानी क्लास पार्ट 1 की तरह ही धमाकेदार होने वाली है। तो सबसे पहले जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं एक ही झटके में फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के पास पहुंचा दो, और एक बार कमेंट सेशन में जय हिंद के साथ में प्रेजेंट जरूर से लगा दे, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन पार्ट 2 अगर कोई भी टॉपिक आपने सिलेक्शन बेच का, अगर सिलेक्शन बेच का कोई भी टॉपिक अगर आपने मिस किया है, टॉपिक लगाइए, आगे सिलेक्शन बेच लगाइए, बाई आरएसआर लगा दीजिए, पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सिलेक्शन बेच बाई आरएसआर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, पॉइंट टू पॉइंट, क्लास टू क्लास मैंने उसको शेड्यूल करके रखा हुआ है। तो आज अपन बात करेंगे सिलेक्शन बेच में फ्रिक्शन पार्ट 2 की, और यहां पे पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इसका देखा है, और फ्रिक्शन पार्ट 1 में बहुत सारी बेसिक चीजें हमने प्रैक्टिकली सीखी है। और आज भी एक एक पॉइंट आपको फील कराऊंगा, समझाऊंगा कि एक्चुअल में वो होता कैसे है, कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, उसको कैसे हम रिमेंबर रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें बेटा। रेडी है सभी बच्चे? जय हिंद बेटा, नमस्ते, जय हिंद। पहले टाइम आपकी क्लास हो रही है, शाबाश। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज का हमारा वो क्या रहने वाला है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको, डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं गतिक घर्षण की, यानी अब तक हमने देखा, मैं शक्तिमान का कोई एपिसोड नहीं बता रहा आपको कि अब तक आपने देखा शक्तिमान वहां पे गया ये कर रहा वो। अब तक हमने देखा कि फ्रिक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है, अगर कोई वस्तु विराम में रखी हुई है और अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही उस पर कोई फोर्स अप्लाई होता है तुरंत उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में उसका विरोध करने के लिए एक फोर्स आ जाता है, जिसको हमने नाम दिया स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्थितिक घर्षण। लेकिन उसी फोर्स अप्लाइड का वैल्यू हम बढ़ाते गए, वैसे ही आपके स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता गया, और एक अधिकतम सीमा आ गई जिसपे ये ब्लॉक, अगर अप्लाइड फोर्स उस फ्रिक्शन फोर्स से अगर थोड़ा सा भी बढ़ा कर देंगे तो ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट गति में आ जाएगा। वो था हमारा एफ लिमिटिंग, यानी सीमांत घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट। अगर उसके बाद में अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ा दिया गया तो ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, ये ब्लॉक गति करने लगेगा, और जैसे ही मोशन में आएगा आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो गायब हो जाएगा, और वहां पे आपका फ्रिक्शन आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी गतिक घर्षण। काइनेटिक फ्रिक्शन आपके सामने आ जाएगा क्योंकि अब ब्लॉक मोशन में आ गया है, अब ब्लॉक मोशन कर रहा है तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, अब हमारा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसी काइनेटिक फ्रिक्शन में दो प्रकार का फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे। यहां पे पहला होगा हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होगा हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। डायग्राम मैंने बना के आपके सामने रखा है, यानी डायग्राम देखते ही आपको कहानी पता चल जाएगी कि एक्चुअल में यहां पे हो क्या रहा है, हम इसको समझ कैसे रहे। ठीक है बेटा? यस। तो देखिए बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गतिक जो घर्षण है उसमें जो पहला लॉजिक आपको नजर आ रहा है, एक बड़ा सा इंसान है, वो एक बड़े से ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, घर्षण लगा रहा है, सॉरी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका अप्लाइड है और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, उसका मोशन कर मतलब अपोज कर रहा है, और यहां पे ये ब्लॉक उस ब्लॉक पे फिसलता हुआ आगे जा रहा है, फिसल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ये इस पे फिसल रहा है, यहां पे देखिए आप नोट करिए। लेकिन नीचे वाले डायग्राम में देखिए ये स्थिति आ गई, मान लो ये कूलर है, कूलर और व्हील वाला कूलर है, और उस पे नीचे हमने व्हील लगा रखे हैं। ठीक है, विदाउट व्हील वाला कूलर है, पानी भरा हुआ है, उसको हिला पाना मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है, अगर उसको ट्रांसफर करना है तो। लेकिन अगर व्हील वाला कूलर है तो उसकी जो व्हील है वो जब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन तो आएगा, लेकिन वो इजी वे में एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि उस कंडीशन में रोलिंग फ्रिक्शन होगा। यानी आपका ये कह सकते हैं कि घूर्णन के रूप में, गति के रूप में ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन, आपका लोटनी घर्षण आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ये आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन है। तो स्टार्ट करें क्लास को। फील्ड के लिए तैयार है सारे बच्चे, सारे सोल्जर रेडी है? प्रेजेंट लाइक बटन पे लगा दें, कमेंट सेशन में आपका जो समय नजर आ जाए जय हिंद लिख दें फटाफट से, ताकि आपका रेस्पॉन्स हमें मिलता रहे। ओके, यस। चलिए, तो यहां पे देखते हैं सबसे पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर, काइनेटिक फ्रिक्शन की, गतिक घर्षण की। ठीक है, देखिए क्या लॉजिक है। काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण, डायनेमिक फ्रिक्शन, इसके लिए कोएफिशिएंट आता है आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, उसको म्यू कैसे लिखते हैं? जैसे स्टैटिक्स में क्या लिख रहे थे बेटा? म्यू एस। ठीक है, वैसे ही ये आपका म्यू यहां पे के होगा। जरा इसको समझिए, जरा ध्यान दीजिए। यदि अप्लाइड फोर्स यानी आरोपित किया गया बल, अप्लाइड फोर्स को और अधिक बढ़ा दिया जाए, ये कौन सी कंडीशन की इमेजिन कर रहा है? ये इमेजिन कर रहा है जब आपने ब्लॉक पे बल लगाना स्टार्ट कर दिया था लेकिन मोशन नहीं हो रहा था। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आपने अप्लाइड फोर्स को और इंक्रीज कर दिया है तो आपका ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाता है, गति में आ जाता है, और इस कंडीशन में जो घर्षण है उसे गतिक घर्षण यानी काइनेटिक फ्रिक्शन, या जो फोर्स है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ही कह देंगे। ठीक है, यस। देखो बेटा, ये यहां पे आपको चोरी कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको फील करना है सर जी। यस, शाबाश। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, म्यू के का मान संपर्क तलों पर प्रकृति पे निर्भर करता है। लेकिन ये स्लाइड थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, पहले मैं आपको ये फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद में इस वैल्यू पे लेके जाऊंगा। तो यहां पे ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका थोड़ा सा नंबरिंग आगे पीछे हो गया है, पीछे आना था, यहां पे आना था, ये मान लीजिए यहां पे आना था। तो बेटा ये जो ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल के लिए ब्लॉक है, इस पे जैसे ही मैंने एफ अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर नीचे फ्रिक्शन फोर्स लग गया और ये मोशन में जा रहा है, ये ब्लॉक गति कर रहा है। मान लो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो इसका मतलब गति हो रही है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काइनेटिक होगा। तो यहां पे जो एफ के होगा यानी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के। मैं नॉर्मल यहां पे ऊपर की तरफ बना सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एफ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आर, या एफ के बराबर म्यू आर। लेकिन यहां पे म्यू को मैं क्या लिख दूंगा बेटा, म्यू के, क्योंकि के फोर काइनेटिक से लिया गया है बेटा, के फोर काइनेटिक से लिया गया है। ठीक है, यस। तो यहां पे एफ के बराबर म्यू के आर, मेरे हिसाब से आपका जो एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला था, एक बार रिपीट कर दूं मैं, शायद आपको रिवाइज हो जाए। तो बेटा मैंने एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या लिखा था, एफ एल बराबर म्यू एस आर, है ना। मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि मैं बल को लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लिखूंगा, लेकिन जो कोएफिशिएंट है उसको स्टैटिक कोएफिशिएंट का फ्रिक्शन ही, मतलब जो आपका कोएफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसी से रिप्रेजेंट करूंगा म्यू एस। तो ये जो कंपैरिजन था, अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। सर जी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है बेटा, इसका नेक्स्ट स्टेप इतना हो सकता है, एफ के बराबर म्यू के, और यहां पे आर का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, एम जी, जो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है ब्लॉक पे, आर के बराबर एम जी होता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होता है, बाहर एम जी नीचे, जो कि बैलेंस होता है। तो मैं इस आर की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। ठीक है, ये मैंने यहां पे बताया। तो ये स्लाइड आपकी यहां पे थी, ये स्लाइड यहां पे थी, इसको मैंने पीछे बताया, पहले ही बता देता हूं। एफ के बराबर म्यू के आर, जहां पे म्यू के आपका गतिक घर्षण गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। बताइए, यही चीज मैंने बताई है अभी, जितना बताया उतना समझ में आ गया है तो एक बार एग्री कर दें, क्योंकि मैंने कहा कि एक एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगा क्लास के दौरान ही।
क्लास में ही क्लियर होना जरूरी है। आप मुझे बताओ, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया है? न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी क्लास के लास्ट में, और कल इसका पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा इसी क्लास में, यानी फ्रिक्शन पार्ट थर्ड कल प्रैक्टिस होगी यूट्यूब पे। और कल देखते हैं कि आप किस लेवल पे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो आज की क्लास में और पिछले वाली क्लास में। ये फॉर्मूला याद हो गया आपको, ये फॉर्मूला याद हो गया है, और ये फॉर्मूला यहां पे मैंने जो बता दिया है। अब मैं इसको वापस आऊंगा इस पॉइंट पे। अब हम आपके नोट्स में आपको ऐसे ही बात डालना है, पहले ये चीज डालेंगे, यानी ये आपका पॉइंट नंबर थर्ड लेंगे, उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 वापस से लेंगे। म्यू के का मान, यानी जो आपका कॉफिशिएंट है काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के का मान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। एग्जाम में सवाल बनेगा, 100% बनेगा संपर्क तलों की प्रकृति पे। किस पे बेटा? संपर्क तलों की प्रकृति पे निर्भर करता है। जो कांटेक्ट सरफेस है, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, आज बड़ा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये पेन टेप है, ये हमारे कैमरा की बैटरी है, ये मैंने यहां पे रखा हुआ है, तो ये डिपेंड करेगा, ये सरफेस है पेन टेप का, इसको मैं इधर मोशन करवा रहा हूं, तो इनके कांटेक्ट के लिए ये सरफेस और इसका सरफेस है, इस पे डिपेंड करेगा कि प्रकृति कैसी है। दूसरी चीज, इसी को अगर मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूं आपको, ठीक है, ये देखिए, ये यहां पे एक गद्दा है और इस पे मैंने ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आपको पता है ये रफ ज्यादा है, तो अगर मैं इसको गति कराऊंगा तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा? अलग होगा। यानी म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, कांटेक्ट सरफेस, जो कांटेक्ट सरफेस है उनके नेचर पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से यहां से कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे का, ठीक है? यस, तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट नंबर 2 और है यहां पे, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 क्या है? गतिक घर्षण बल, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स सीमांत घर्षण बल से कम होता है। क्या ये चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली बताई है? क्या अगर किसी ब्लॉक को मोशन करवाना चाहते हैं तो एक अधिकतम सीमा तक उस पर बल लगाते हैं, लेकिन मोशन नहीं होता, और उस बल से अगर थोड़ा सा भी बल अपन बढ़ा देते हैं तो ब्लॉक क्या करने लगता है? मोशन करने लगता है। तो आप मुझे ये बताइए, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं इसको एफ के लिख दूं, और ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं इसको एफ एल लिख दूं, तो आप मुझे बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है? सोच के बताइए। जब ब्लॉक गति करने से पहले अधिकतम सीमा तक जाएगा और वहां पर अधिकतम बल लगा देगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वो अधिकतम है, लेकिन जैसे ही ब्लॉक मोशन में आएगा तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो अपने आप घर्षण कम हो जाता है। आपको पता है किसी गाड़ी को में धक्का लगाना है तो शुरुआत में उस गाड़ी को वहां से हिलाना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही वो मोशन में आती है उसके बाद में बड़ी आसानी से आगे की तरफ चली जाती है। और यही पॉइंट आपको यहां पे लिंक करना है, एफ एल ग्रेटर देन एफ के, यानी एफ के हमेशा एफ एल से कम होगा। ये बात दिलो दिमाग गुरुदेव फेफड़े जहां पे आपका स्कैन करना है इसको वहां कर लेना। बहुत तगड़ा सवाल है, याद रखो फ्रिक्शन कोई भी हो, बस एक सीमा एफ लिमिटिंग सबसे ज्यादा होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स उससे कम होगा। पॉइंट नंबर 2 दिलो दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा? यस, तो ये मेरा पहला पॉइंट आपका इधर क्लियर हो गया, ये पॉइंट मैंने क्लियर किया, ये दूसरा पॉइंट क्लियर किया, ये दूसरा पॉइंट रिपीट हुआ, क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट मैंने क्लियर किया, चौथा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल देखने जा रहे हैं, वो सवाल क्या है उस पर फोकस करते हैं। सवाल देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में पूछा गया कई बार। रिलेशन यहां पे एफ एल और एफ के, रिलेशन यहां पे म्यू एस और म्यू के। अभी अभी मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं कि भैया एफ लिमिटिंग सीमांत घर्षण बल हमेशा एफ के से ज्यादा होगा। अगर एफ एल ज्यादा है तो आपको पता है एफ एल को मैं क्या लिख सकता हूं यार, आप मुझे बताइए। म्यू एस एम जी, मैं कॉन्सेप्ट के साथ बात करूंगा, रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन एफ के, मैंने अभी क्या बताया आपको, म्यू के और आर का वैल्यू यहां पे फिर से क्या होगा? एम जी। आप मुझे खुद बताइए, एम जी से अगर एम जी कैंसिल होता है तो म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के होगा कि नहीं होगा? ये सवाल आपको एक बार अपने नोट्स में डालने की जरूरत पड़ेगी, बताइए, क्योंकि ये सवाल बनेगा एग्जाम में, पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा और पूछा जाएगा आगे भी, ठीक है बेटा? क्लियर है? यहां से क्लियर है? म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के, ठीक है? यहां से डाउट किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है। फोर्स मैंने बता दिया, एफ लिमिटिंग ज्यादा होगा और म्यू एस भी ज्यादा होगा म्यू के से, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस ग्रेटर देन
कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। ये दोनों सवाल नंबर 1 और ये नंबर 2 आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज अभी आपको कोई डाउट यहां से बच रहा है। हर एक बच्चे का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, यहां से हर एक बच्चे का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यस सर, मजा आ गया सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू, सैल्यूट है भाई सभी बच्चों की, आपकी मेहनत और मेरी मेहनत, क्योंकि आप हो तो मैं मेहनत करने के लिए इधर तैयार खड़ा हूं। आप मेहनत करोगे मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा अगर आप मेहनत करोगे, तो आपका जो लक्ष्य है वही लक्ष्य मेरा है, क्योंकि मैंने भी बड़े सपने देखे और आपने भी बड़े सपने देखे, और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी, ये बात याद रखिए हमेशा। अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 को थोड़ा जरा गौर से देखिए, क्या है? घर्षण बल जो कि दो संपर्कित वस्तुओं के फिसलने से पैदा होता है, उसे फिसलन घर्षण बल कह सकते हैं, या कह सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये बहुत पहले मैं आपको बता चुका हूं, मैंने कूलर वाला एग्जांपल दिया। विदाउट व्हील का कूलर है, उसको किसकाना है, स्लाइड करेगा, फिसलेगा उस पे। एक व्हील वाला कूलर है, उसको किसकाना है, वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, यानी वो घूर्णन करेगा। तो इस प्रकार के दोनों फ्रिक्शन हम आगे देखने वाले हैं। बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन हो गई है, और इसके बाद में एक बहुत अहम सवाल पे बात करने वाले हैं। भाई दिल दिमाग सभी को एक बार फोकस करिए क्लास पे, और मुझे उम्मीद है सबका फोकस क्लास में बोर्ड पे ही है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं। क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? क्या आप बात कर रहे हो सर? बेटा बहुत जरूरी है, पूरा फोकस आपका स्क्रीन पे हो, क्योंकि यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं। क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको मैंने फाई से लिखा है, ये क्या मजाक चल रहा है? ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है? ये घर्षण कोण क्या होता है? इसको हम कैसे डील कर सकते हैं? सबसे पहले चीज, एक बार मैं इस डायग्राम को बताऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा, शायद आपको समझ में आए। बेटा एक ब्लॉक, यहां पे इस ब्लॉक को समझा देता हूं मैं। एक ब्लॉक मैंने लिया हुआ यहां पे, राइट, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N ऊपर की तरफ है और बाहर mg नीचे की तरफ है। ठीक है, इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया इस तरफ, और उसकी वजह से पीछे की तरफ ये रेड कलर ये आपका F लिमिटिंग, ये आपका F लिमिटिंग, मैंने इस पे फोर्स आगे की तरफ अप्लाई किया और F लिमिटिंग पीछे की तरफ लग गया। मुझे निकालना था उसका रिजल्टेंट। मैंने इसमें जो फोर्स अप्लाई किया था वो थीटा एंगल के साथ में था, मतलब इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट निकालना है। किन दोनों का रिजल्टेंट? क्यों? मेरी मोशन का अपोज कौन कर रहा है, मेरी गति का विरोध कौन कर रहा है? वो दो लोग हैं जो आपको दिख रहे होंगे इधर। मैं अकेला बल लगा रहा हूं इधर F अप्लाइड फोर्स, और उसको रोकने के लिए दो लोग खड़े हैं। एक आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N और एक आपका F लिमिटिंग जो पीछे की तरफ लग रहा है। F लिमिटिंग पीछे की तरफ लग रहा है। तो भैया दो बल हैं, तो क्यों ना दो दो से कैसे निपटेंगे? इधर चाइना इधर पाकिस्तान, निपटा लो इनको, एक लाइन पे इकट्ठा करके ले आओ। बोला इधर नहीं तुम इधर आ जाओ, निपट लेंगे, एक साथ निपट लेंगे दोनों को। ठीक है, एक एक नहीं 10 एक साथ आओ। डायलॉग देखा होगा आपने मूवी, वही डायलॉग यहाँ पे है। ये F ये N नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और ये आपका F लिमिटिंग है। तो क्यों ना इनका रिजल्टेंट निकाल लिया जाए, और इनका रिजल्टेंट आपको ये नजर आ रहा होगा, ये वाली लाइन आपका इनका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। अगर इस डायग्राम में आपको दिक्कत हो रही है, मैं डायग्राम इधर अलग से और बना देता हूं। ये ब्लॉक एक रखा हुआ एक सरफेस पे, ये बेटा ये मैं इसको नीचे की तरफ दिखा देता हूं, mg। ठीक है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका N से ले रहा हो तो N, या R से लो तो R, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखिए ये आपका इधर से, ये आपका, इसको मैं इधर डॉट डॉट से दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, चलो ये आपका लिमिटिंग, ये वैसे दिखाना मुझे यहां पे चाहिए था, लेकिन मैंने मिडिल पॉइंट यहां पे लिया है, ये आपका F लिमिटिंग है। तो अब मुझे इसका परिणामी बल निकालना पड़ेगा, इन दोनों का, N और F का, क्योंकि यही विरोध करेंगे, और वो F लिमिटिंग यहां पे होगा आपका, सॉरी भैया रिजल्टेंट। ओके ठीक है, यस, ये रिजल्टेंट आपका यहां पे आएगा, जिसको कह सकते हैं अपन F, और रिजल्टेंट के लिए R लगा देते हैं। ठीक है, ये आएगा। अब यहां पे एक एंगल आपको नजर आ रहा होगा भैया, जरा ध्यान से, एक एंगल आपको नजर आ रहा होगा। इस एंगल को हमने क्या लिया है, फाई लिया है ना, तो मैं इसको इधर फाई दिखा देता हूं। बस अब डेफिनेशन पे आऊंगा मैं अब डेफिनेशन पे आऊंगा भैया, अब डेफिनेशन पे आऊंगा मैं। क्या डेफिनेशन है, जरा ध्यान दें। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स FL, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N और F लिमिटिंग,
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एफ और एफ लिमिटिंग एफ एल के बीच में या उन दोनों का परिणामी बल, ये एफ, ये आपका क्या दिख रहा है आपको, एफ ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये एफ लिमिटिंग, इन दोनों का परिणामी बल, इन दोनों का परिणामी बल नॉर्मल के साथ, इन दोनों का परिणामी बल इस नॉर्मल के साथ, यहां पे जो एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये आपका एफ लिमिटिंग, इन दोनों का रिजल्टेंट एफ आर जो एंगल बना रहा है यहां पे फाई एंगल बना रहा है, यही वो एंगल है एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण कोण। डेफिनेशन ये थ्योरी रटने के लिए नहीं लिखी है मैंने यहां पे, ये डेफिनेशन इसलिए लिखी है कि आप पढ़ के इस कॉन्सेप्ट को आप फील कर सको, समझ सको। बाकी यहां पे मैं जो आपको समझा रहा हूं वो समझना है भाई, सीधी सी बात है। मैंने फोर्स अप्लाई किया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, एफ लिमिटिंग पीछे, तो एफ लिमिटिंग और नॉर्मल का रिजल्टेंट इस तरफ आ गया, ये रिजल्टेंट आपको नजर आ रहा है, ये रिजल्टेंट आपको नजर आ रहा है। तो इस रिजल्टेंट के द्वारा नॉर्मल के साथ, इस रिजल्टेंट के द्वारा नॉर्मल के साथ बनाया गया कोण घर्षण कोण कहलाता है, इसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके, यस, ये सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर है सभी बच्चों का। डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। घर्षण कोण फाई अभिलंब बल और घर्षण बल देख रहे होंगे आप, अभिलंब बल यानी एन और घर्षण बल या एफ लिमिटिंग एफ एल का परिणामी तथा अभिलंब यानी नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, इसके बीच में बनने वाला कोण कहलाता है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डेफिनेशन काम में आएगी अभी, डेफिनेशन, केवल डेफिनेशन समझाया मैंने, अभी मैं आगे बात करूंगा बाकी कहानी की। डेफिनेशन समझ में आ गया है सभी बच्चों का, डेफिनेशन सभी बच्चों का समझ में आ गया है, यस। देखिए अगर आपने डेफिनेशन बना लिया है, ये फॉर आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक डायग्राम और है यहां से भी आप समझ सकते हैं, ये आपका रिजल्टेंट है और ये आपका एंगल यहाँ पे फाई आपका बन रहा है जिसकी बात कर रहा हूं, बाहर एम जी नीचे, और ये घर्षण बल पीछे की तरफ। तो यहां पे जो डेफिनेशन बनती है, आप मुझे एक चीज बताइए, एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, मैं इसको लिख देता हूं ओ, मैं इसको लिख देता हूं ए और इसको मैं लिख देता हूं बी। अगर मैं यहां पे बोल दूं आपके नोट्स के लिए कि ट्राइंगल ओ ए बी से, फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, ये आपको एक नजर आ रहा है बेटा, त्रिभुज नजर आ रहा है। अगर मैं इसमें ये परपेंडिकुलर है तो भैया ये अगर ये एंगल आपका है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। tan फाई बराबर लंब बटा आधार। बेटा अगर ये एफ है, ये लाइन एफ है, तो इसको मैं पैरेलल यहां पे एफ शिफ्ट कर सकता हूं, ये एफ है और ये क्या है सर, ये तो एन है। चलो जी बढ़िया है। तो मैंने इस ट्राइंगल से मैंने क्या बोला, tan फाई, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर ये इसका बेस, ये इसका परपेंडिकुलर, यानी एफ बटा आपका बेस क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन। बताओ क्या दिक्कत है, एफ बटा एन। ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं लिख सकता हूं म्यू। अब एस लिखना है तो एस लगा देता हूं, क्योंकि एफ बराबर घर्षण बल बराबर, बताया मैंने आपको, एन लगाया तो एन, आर लगा रखा तो आर, कोई दिक्कत नहीं है। याद करो ये फॉर्मूला, एफ एल बराबर म्यू एस आर या एफ एल बराबर म्यू एस, आर का वैल्यू क्या था बेटा, एम जी। यहां पे आर लिखा है, यहां पे एन लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, वो डायग्राम के हिसाब से मुझे लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो म्यू एन बटा एन, आप मुझे बताइए एन से एन कट गया, ये क्या आ गया म्यू। मैं इसको म्यू एस भी दिखा सकता हूं, लेकिन यहां पे जनरल इसको म्यू से दिखाया जाता है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि म्यू है, म्यू एस है या म्यू के है, इसलिए। तो आप मुझे बताओ tan फाई किसके बराबर आ गया, म्यू एस के। क्या यही चीज आपको यहां पे समझाने के लिए मैंने वैल्यू रखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। म्यू आपका जो कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके लिए जो म्यू आपका कॉफिशिएंट है वो tan फाई यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का स्पर्शया का जो कौन है आपका tan फाई है, वो म्यू के बराबर है। ये चीज आपको याद रखनी है और मेरे हिसाब से सभी बच्चों को क्लियर होगी। मेरा एक सवाल आपसे, अगर यहां पे म्यू का वैल्यू यानी जो आप कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अगर म्यू का वैल्यू, एक सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर म्यू का वैल्यू 1.7 होता है, क्योंकि ये तो यूनिटलेस है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, इसका कोई मात्रक विमा नहीं है, 1.7 है, तो आप बताओ मुझे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा फटाफट नैनो सेकंड में कमेंट बॉक्स में। मुझे पानी पीना है इसलिए मैंने सवाल पूछा आपसे, जल्दी करें।
जल्दी सवाल चाहिए मुझे, इसका जवाब चाहिए। शाबाश, थैंक यू बेटा। यस, हैंड में क्या ले रखे हैं बेटा? ये रिमोट है, ये पेन है। स्क्रीन रिमोट होती है ना, कंट्रोल होती है स्क्रीन, इसी से स्क्रीन कंट्रोल होती है बेटा। जल्दी आंसर दें। 1.7। क्या यार, क्या बात कर रहे हो? अरे म्यू का वैल्यू 1.7 है भाई। एंगल पूछ रहा हूं मैं। देखो कुछ बच्चे 60 डिग्री आंसर दे रहे हैं। काहे ऐसे मजाक कर रहे हो तुम? डायरेक्ट सवाल है, उसको लेकर बैठ गए। अभी क्या बताया मैंने? देखो यहां पे सिंपल सा, म्यू बराबर आपने बोला tan फाई, ठीक है। अब म्यू का वैल्यू कितना है? 1.7 बराबर tan फाई। तो फाई बराबर कोई मुझे क्या बताएगा? tan इनवर्स। अरे 1.732 कितने की वैल्यू होती है? √3 की होती है क्या? अरे सर जी क्या बात कर रहे हो? tan इनवर्स √3। 1.7 लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, जुगाड़ वहीं से लगाना था। √3, और आपको पता है 5 में √3 वैल्यू कितने की होती है? 60 डिग्री। शाबाश, 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे tan फाई के रूप में, फाई का वैल्यू, ठीक है। यस, आपने ये क्या कहा होगा कि सर हमने तो tan फाई का वैल्यू बताया 1.7। चलो ठीक है, मैंने केवल tan फाई लिखा, फाई नहीं लिखा, इसलिए भी कंफ्यूजन बढ़ गया होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं है, ओके शाबाश। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये इसी का टॉप लेवल है, ये इसी का बड़ा गुरु है। देखिए यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बाद में आगे आते हैं एंगल ऑफ रिपोज, विश्राम कोण, विराम कोण। इसको थोड़ा सा समझना यार, इसको जरा ध्यान से समझना, एक बार प्रैक्टिकली इसको फील करना, उसके बाद में बात करेंगे। जरा ध्यान दीजिए, उसके बाद में बात करेंगे। ये बेटा एक प्लेन है मेरे पास, ये जो फॉर्म है, जो गद्दा है, ये एक प्लेन है, एक सरफेस है, और इसके ऊपर एक दूसरा कोई सरफेस रखा हुआ है। ये कोई प्लेन, दूसरा प्लेन है, और उसके ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं कि मैं इस प्लेन को, जो समतल है, नीचे वाला तल है, इसके कंपैरिजन में किसी एंगल पे ऊपर उठाता हूं, किसी कोण पे ऊपर उठाता हूं। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये जो ब्लॉक है ऊपर रखा हुआ, वो फिसलता नहीं है, आराम पे रखा हुआ, रेस्ट में, अभी तक रेस्ट में है। जब तक रेस्ट में है तो मेरे इस पेन टेप और इस फॉर्म के बीच में जो एंगल बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, पेन टेप और फॉर्म के बीच में बनता हुआ जो एंगल आपको नजर आ रहा है, वही एंगल है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण, विश्राम कोण, जहां पे ये ब्लॉक रेस्ट में है। एक स्थिति ऐसी आती है, एंगल बढ़ रहा है, ये ब्लॉक फिसलने वाला है, वो आपका विराम कोण है। और जिससे फिसल गया, जिस एंगल पे ये फिसल के नीचे की तरफ आ गया, या फिसलना, स्लाइडिंग उसने स्टार्ट कर दिया, वह एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही थीटा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज होगा, ऑब्जेक्ट नीचे की ओर स्लाइड कर जाएगा, नीचे की तरफ फिसल जाएगा, ठीक है। यस, देखिए ओके, हाँ, तो यहां पे देखिए हमने एक डायग्राम, ये छोड़िए, इसको भी समझाऊंगा। पहले इधर देखो, एक ब्लॉक रखा है मैंने, सेम डायग्राम। ये आपका मेन प्लेन है, इस प्लेन पे एक तल को थोड़ा ऊपर उठा दिया, कितने एंगल पे बेटा? थीटा एंगल पे। और यहां पे एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक आपको नजर आ रहा होगा। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरफ आ गया, बाहर mg नीचे की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस mg के मैंने कंपोनेंट बना दिए, ये अगर थीटा तो बेटा ये एंगल भी थीटा बनेगा। तो इस mg का कंपोनेंट लिया, तो जिसके साथ थीटा उसके साथ mg cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका mg sin थीटा। यहां पे देखिए r बैलेंस हो गया mg cos थीटा के साथ, और mg sin थीटा बैलेंस हो गया आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन के साथ। बस चारों ने अपना अपना जोड़ा देख लिया है, R बराबर mg cos थीटा, और FC आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस हो रहा है mg sin थीटा के रूप में। अब अगर इस थीटा एंगल को जैसे ही बढ़ाएंगे, ब्लॉक नीचे की तरफ फिसल जाएगा। यानी ये कह सकते हैं, अगर मैं एंगल ऑफ रिपोज को थीटा R लिखूं, और अगर एंगल ऑफ रिपोज से अगर थीटा का वैल्यू छोटा है तो ऑब्जेक्ट नहीं फिसलेगा, लेकिन अगर एंगल ऑफ रिपोज से अगर थीटा बड़ा हो गया तो ब्लॉक नीचे की तरफ फिसल जाएगा, ब्लॉक नीचे की तरफ आने लगेगा। और जैसे ही ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, गति हो रही है, और जैसे ही गति होती है, ये घर्षण बल, आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है अभी रेस्ट में, एंगल ऑफ रिपोज विराम कोण पे रेस्ट में, तो इधर जो फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक है, लेकिन जैसे फिसलने लगेगा, वो फ्रिक्शन कौन सा होगा?
काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन फिसलने से पहले जो फिसलने वाला होता है उस समय कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? कोई बच्चा मुझे बताएगा? अरे सर जी वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अधिकतम सीमा लगेगी। कौन सी? एफ लिमिटिंग। ये एफ लिमिटिंग आपको यहां पे दिख रहा है, ये एफ लिमिटिंग लगेगा उस पर अधिकतम बल। और ये आपका कहां लग रहा है? जब फिसलने वाला होगा तब। और जैसे ही फिसलने लग जाएगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ये एफ लिमिटिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में। लेकिन ये डायग्राम आपको समझ में आ गया? इतना मुझे बता दो, बाकी की कहानी मैं देख लूंगा। डायग्राम समझ में आ गया? इतना मुझे बता दो, बाकी की कहानी फिर मैं देख लूंगा। ठीक है? यस, चले, यस, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। देखिए तो यहां पे दूसरा पॉइंट हमारा था विश्राम कोण, यानी नत तल पर क्षैतिज से बनाया गया वह अधिकतम कोण जिस पर तल पर रखी गई वस्तु विराम अवस्था में, रेस्ट में रहती है, विराम अवस्था में रहती है, विश्राम कोण कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, या उसे विराम कोण कहते हैं। बताइए, क्लियर है बेटा? चलो जी आगे आ जाओ। यहां पर भी वही डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन मैं कौन किसको बैलेंस कर रहा है ये मैं पहले बता देता हूं। एम जी साइन थीटा आपको पता है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल में काम में आएगा यार, बढ़ाना सिखा दिया ना, क्या दिक्कत आ रही है? एम जी साइन थीटा बैलेंस हो रहा है एफ से, एन बैलेंस हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एम जी कॉस थीटा से। अब इस एम जी का कोई लेना देना नहीं है, तो आप मुझे ये बताओ जो आपका कॉन्सेप्ट है म्यू एस का, वो क्या कॉन्सेप्ट है? सर म्यू एस क्यों ले रहे हो आप? भाई एंगल ऑफ रिपोज कौन सा कोण है? विराम कोण, जिसपे ऑब्जेक्ट फिसलने वाला होता है, फिसलता नहीं है, फिसलने वाला होता है, यानी लिमिटिंग कंडीशन किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला क्या लूंगा मैं फॉर्मूला लूंगा एफ एल बराबर म्यू एस आर। आर की जगह यहां पे एन ले रखा है, कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू एस और आर का वैल्यू क्या है बेटा? एम जी। बताओ यहां से कोई दिक्कत? अगर आपको म्यू एस निकालना हो तो आप एफ लिमिटिंग बटा क्या लगा दो? एम जी लगा दो। यही चीज मैंने यहां पे की है, लेकिन यहां पे जो एम जी बैलेंस नहीं हो रहा, ये कंडीशन आपकी जनरल कंडीशन बन गई। अब अपन इस कंडीशन में आते हैं, तो बेटा यहां पे जनरल जो कंडीशन बनेगी, अब ध्यान दीजिएगा, ये जनरल कंडीशन है, अब इस कंडीशन में आई है, इसको इसमें चेंज करते हैं। एफ लिमिटिंग, ये जो लिमिटिंग फोर्स है एफ लिमिटिंग इधर लगेगा ऊपर की तरफ, तो इसको बैलेंस कौन करेगा? आप कहोगे सर जी एम जी साइन थीटा। ये लो सर जी एम जी साइन थीटा। अच्छा जी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जिसमें भाग लग रहा है एम जी का, ये आर एन किसके साथ बैलेंस हो रहा है? एम जी के साथ नहीं, एम जी कोस थीटा के साथ में। ये लो बेटा एम जी कॉस थीटा। बेटा एम जी से एम जी अगर कैंसिल हो गया तो आप मुझे बताओ म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। क्या मजाक कर रहे हो सर? ऐसे थोड़ी ना होता है। बिल्कुल बेटा ऐसा ही होता है। मैंने आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले दे दिए, एक म्यू एस बराबर टेन थीटा दे दिया, ये जो एंगल है थीटा, और थोड़ा सा बैक लेके जाऊं मैं आपको, मैं म्यू एस या म्यू बराबर टेन फाई दे दिया। इसका मतलब यहाँ पर हमारे को दो फॉर्मूले मिल गए। यस, हमारे को दो फॉर्मूले मिल गए जिनकी बात अपन यहाँ पे कर रहे थे। एक फॉर्मूला आपका हो गया म्यू एस बराबर आपका टेन थीटा, जो अभी हमने लिया एंगल ऑफ रिपोज, और एक हमने लिया था, मैंने कहा था उसको म्यू एस म्यू एस या म्यू के, वो एक फिक्स एंगल है, आपका कोफिशिएंट है, उसको किसी के रूप में ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो म्यू एस बराबर ये हो जाएगा आपका टेन फाई। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर है, इसका मतलब टेन थीटा बराबर टेन फाई, इसका मतलब थीटा बराबर फाई। हे क्या बात कर रहे हो सर? एंगल ऑफ रिपोज थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई के बराबर होता है। एंगल ऑफ रिपोज यानी थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, फाई थीटा बराबर फाई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका उन दोनों के कंपैरिजन से मैंने आपको स्क्रीन पे डाल दिया है। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है? एन को तिरछा क्यों लिखते हो बेटा? हमेशा नॉर्मल जो फोर्स होता है ना, वो नॉर्मल हमेशा उस प्लेन के, उस सतह के, उस प्लेन के हमेशा क्या लगता है बेटा? परपेंडिकुलर लगता है। ये प्लेन है तो नॉर्मल इधर लगेगा। अगर ये ब्लॉक होता ना, ये वाला ब्लॉक, तो हम तिरछा नहीं लिखते, उसको सीधा भी लिखते हैं, आपने पीछे देखा होगा। अगर अब इसको आप उठा के तिरछा कर दोगे तो एन भी उसी प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाएगा, इधर चला जाएगा।
ठीक है, इसीलिए क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और अभिलंब का मतलब समझते हो प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला आपको मैंने डिराइव कर दिया है, रिलेशन क्रिएट कर दिया है। अब ये कह रहा है कि इस स्टेटमेंट का यूज, तथ्य का प्रयोग घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ती है, मैं न्यूमेरिकल कल कराऊंगा तो पता चलेगा। कल हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, कल वाली क्लास में फ्रिक्शन पार्ट थर्ड में यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। घर्षण के लाभ और हानियां, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, जिसके बारे में अपने यहां पे बात कर रहे हैं। कतई जहर आप पढ़ाएं और समझ ना आए, हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, शुद्ध हिंदी, क्या बात है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कितने बच्चों ने प्रेजेंट लगा रखी है? 370 बच्चों ने प्रेजेंट लगा रखी है। ठीक है, यस। घर्षण के लाभ और हानियां, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। पहला एडवांटेज देखो बेटा, ध्यान दे। एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज आपका ये, घर्षण के बिना दो वस्तुओं का चिपकना संभव नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो दो वस्तु कभी आपस में चिपकती नहीं, ये बात नोट करके रखना। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो दो वस्तुओं का आपस में स्टिक करना, चिपकना पॉसिबल नहीं होता। दूसरा पॉइंट आपका है, घर्षण के बिना गाड़ियों के ब्रेक नहीं लगते। अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती तो उसके बाद में वापस नहीं जा पाती। ठीक है, हाँ मैं क्लास में ही उनको क्लास में ही भेज दूं, मैं अभी क्लास ले रहा हूं। हाँ भेज दो, यस। तो यहां पे देखिए क्या बोलना चाह रहा था मैं ये बोल रहा था घर्षण के बिना गाड़ियों के ब्रेक नहीं लगते। अगर गाड़ी, पहली बात तो चल ही नहीं पाती, फ्रिक्शन नहीं होता, घर्षण होता ही नहीं तो गाड़ी का जो व्हील है ना पहिया, वहीं पे घूमता, आगे जाता ही नहीं, क्योंकि वो बल लगाता है फ्रिक्शन, तभी तो आगे भागती है गाड़ी। तो गाड़ी चल ही नहीं पाती तो फिर ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे हो बात? बहुत सारे नुकसान भी है, फायदे भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपका, घर्षण के बिना चिपकने वाले पदार्थ अप्रभावित हो जाते। चिपकाने वाले पदार्थ, वो तो एक ही बात है, चिपकते नहीं है, चिपकाने वाले पदार्थ है, वो तो एक ही चीज है, बेसिक थ्योरी है जो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उस पर जरा फोकस करते हैं। ये क्या हो रहा है इधर, ये क्या हो रहा है? ये बंदा चल रहा है इधर सरफेस पे, रोड पे, किसी सतह पे, किसी तल पे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है आपको सबको पता है, क्या बोलना है, क्या समझना है इसमें? क्या कि कोई व्यक्ति जमीन को पीछे की ओर धक्का देता है। मैं इधर खड़ा हूं, मैं पीछे की तरफ धक्का दे रहा हूं तो जमीन मेरे को आगे की तरफ धक्का लगा रही है। सीधी सी बात है, एक्शन किया तो रिएक्शन हुआ। ये देखो इधर, एक्शन रिएक्शन, समझ में आ रहा होगा आपको? एक्शन हो रहा है, फिर रिएक्शन हो रहा है, फिर एक्शन हो रहा है, फिर रिएक्शन हो रहा है। समझ रहे हो? क्रिया प्रतिक्रिया। तो यहां पे अपन बात करें तो घर्षण के कारण जमीन की खुरदरी सतह से प्रतिक्रिया हो जाती है और आगे की ओर एक बल लगता है, अतः घर्षण के कारण गति संभव हो पाती है। फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट मोशन कर पाता है। ठीक है, यस, घर्षण की वजह से ही मोशन हो पाता है, गति हो पाती है, जो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। देखो बेटा, घर्षण से हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, क्या डिसएडवांटेज है? पहला, घर्षण सदैव सापेक्ष गति का विरोध करता है। भाई रिलेटिव मोशन का अपोज करता है आपका फ्रिक्शन, उसको समझिए। अतः वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए घर्षण के विरुद्ध में कार्य करना पड़ता है। भाई फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन के अपोज में कार्य करना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो एक बार बाइक दबाई गाड़ी ऊपर वाले की मेहरबानी से रवाना हो जाती तो फिर पेट्रोल डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि गाड़ी का मोशन बनाए रखने के लिए इंजन को चालू रखना पड़ता है, क्योंकि घर्षण उसको रोक देता है। अगर घर्षण नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता, तो इंजन को एक बार गाड़ी को 50 की स्पीड लगा दी तो फिर वाजिब चलती रहेगी। लेकिन उतरना होगा तो कैसे उतरेंगे? कूदना ही पड़ेगा, ब्रेक तो लगेंगे नहीं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं क्या कह रहा हूं कि घर्षण की वजह से फ्रिक्शन के अपोज में हमें वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो भाई ये नुकसान भी है। ठीक है, यस। आगे चले, पहला पॉइंट हो गया डिसएडवांटेज। दूसरा क्या है? घर्षण का घिसाव उत्पन्न करता है। भाई फ्रिक्शन है, उसमें एक दूसरे ऑब्जेक्ट को घिसते हैं तो वहां पे जो आपके कलपुर्जे हैं, कोई डिवाइस है, कोई मतलब सिस्टम है, उसमें नुकसान हो जाता है, वो खराब हो जाता है, घिस के वहां पे टूट जाता है वो। तो ये घिसाव के कारण से नुकसान उत्पन्न हो रहा है। तीसरा देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी मत सोचो कि क्या अब बेसिक सवाल आ गए। ठीक है, अभी रुक जाओ, ध्यान दो। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है? घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, जिससे कि मशीनों के कलपुर्जे जल जाते हैं हीट की वजह से, और ये
अवरूपित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, हीट के रूप में एनर्जी लॉस हो जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज, फिर से फ्रिक्शन के बाद में यहां पे आगे लोटनी घर्षण पे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग बनने वाली है, ध्यान दीजिए। रोलिंग फ्रिक्शन यानी लोटनी घर्षण। एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिस गाड़ी के पहिए की हम बात कर रहे थे वो व्हील आपको यहां पे नजर आ रहा होगा। ये व्हील है और ये व्हील आगे की ओर चलना चाहता है। कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन यानी जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है, लोटनी घर्षण है, उसका क्या कारण है आप इस डायग्राम में मुझे बताइए। ये जो डायग्राम आप यहां पे देख पा रहे हो, इस डायग्राम में बताइए, ये व्हील आगे बढ़ेगा तो इस जगह को नीचे दबाएगा, इधर दबाएगा, और ये वाली जो जगह है, ये जैसे ही आगे जाएगा व्हील, ये वाली जगह ये ऊपर आ जाएगी यहां पे, समझ रहे हो। तो ये पीछे वाली इसको आगे की तरफ लगा रही है, और आगे वाला जब इसको ये दबाएगा तो उसका विरोध करेगा। जब इसको दबाने की कोशिश होगी, दबाया जाएगा तो अपोज होगा, यानी विरोध होगा। और इसी प्रकार से एक सपोर्ट कर रहा है, एक विरोध कर रहा है, और यही रीजन है आपका रोलिंग फ्रिक्शन का। व्हील ऐसे घूमता है, गाड़ी आगे की तरफ, ऐसे घूम रहे हैं, गाड़ी पीछे की तरफ, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको, मैं रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूं, यानी सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि जब कोई वस्तु सतह पर लुढ़कती है तो सतह द्वारा लगाया गया घर्षण लोटनी घर्षण कहलाता है। लुढ़कने का मतलब है इस प्रकार से रोल करता हुआ आगे चले, घूमता हुआ आगे चले, और वो कंडीशन आपकी स्क्रीन पर बनती हुई नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं इसका, तो यहाँ पे थ्योरी मैंने दे रखी है, उधर आप पढ़ सकते हैं। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं, जो मैंने चीज बताई है अभी आपको समझाइए, उसको लिखा है तो आप खुद भी अपने नोट्स में लिखोगे तो आपको एक बार फिर से सारी चीजें दिमाग में आ जाएगी, ताकि आप खुद अपने स्तर पे उसको समझ सको। देखो क्या लिखा मैंने कि यदि एक वस्तु किसी अन्य वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो लुढ़कने वाली वस्तु तथा जिस वस्तु पर वो लुढ़क रही है, दोनों सतह थोड़ी सी दब जाती है, नीचे की ओर दब जाती है, ठीक है, दब जाती है। लुढ़कने वाली वस्तु को निरंतर आगे चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता है, ये आगे की तरफ चढ़ाई पे चढ़ना पड़ता है, ये देखिए इस चढ़ाई पे चढ़ना पड़ता है इसको निरंतर, ठीक है, चढ़ाई पे चढ़ना पड़ता है चित्र में, जिससे लुढ़कने वाली वस्तु निरंतर उस सतह को पृथक होना चाहती है, इससे दूर होना चाहती है और उसको दबाना चाहती है। एक चढ़ाई पे चढ़ना पड़ता है, जिससे ये लुढ़क रही है, इसका विरोध दोनों संपर्क सतहों के बीच आसंजक बल। यहाँ पे देखो बेटा एडहेसिव कोहेसिव फोर्स भी दिखाया जा रहा है। ये अलग सब्सटेंस है, ये सरफेस का अलग सब्सटेंस है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में आसंजक बल लगता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपका आसंजक बलों का कारण है, किया जाता है, फलस्वरूप एक अवमंदक बल लगता है, एक मतलब रोकने वाला फोर्स, रुकावट उत्पन्न करने वाला फोर्स, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स ही बोलेंगे, ठीक है, जो कि लोटनी गति को अवमंदित करता है, विरोध करता है। यही अवमंदित बल आपका लोटनी घर्षण कहलाता है, जिसको Fr से रिप्रेजेंट करते हैं। सर इसकी थ्योरी की जरूरत है, आप आपको नोट्स में अगर बिल्कुल आप ब्रीफ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी एग्जाम में तो यहां से कोई सवाल बनेगा नहीं इस थ्योरी से, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहा है। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, आपके लुसेंट बुक वगैरह में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने लिखवा दिया है कि बाय द वे अगर जरूरत पड़े तो फॉर्मूला आपके सामने होगा। मैंने कोई डेरिवेशन इसका नहीं दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, एफ आपका रोलिंग के लिए म्यू आर कैपिटल आर बटा स्मॉल आर। ये चीज नोट करना भाई, आपने जनरल जो फॉर्मूला देखा एफ आर बराबर म्यू आर, आपने देखा ठीक था। आर आपका रिएक्शन फोर्स है, म्यू आर फॉर रोलिंग है, लेकिन ये इसमें स्मॉल आर क्या आ रहा है नीचे, स्मॉल आर बेटा इस व्हील का रेडियस है, स्मॉल आर इस व्हील का रेडियस है, नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर एन ले रहे हैं तो एन यहाँ पे आर कर लो, आर आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और आर लुढ़क रही वस्तु की त्रिज्या है, उसका रेडियस है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, लिखा हुआ ऊपर। जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है, और बेलन की रेडियस, बेलन या व्हील, सिलेंडर बोल दो या व्हील बोल दो, उसकी रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती एफ आर बराबर म्यू कैपिटल आर बटा स्मॉल आर। शायद ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, यहां से शायद ये फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, ठीक है। यस, कोलिजन कब होगा बेटा, कोलिजन होता है वर्क एनर्जी पावर में, और वर्क एनर्जी पावर इसके बाद में स्टार्ट होगा। वर्क एनर्जी पावर का लास्ट टॉपिक आपका कोलिजन ही होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी बच्चों का क्लियर है? एक बार सभी बच्चे प्रेजेंट लगा दे लाइक बटन पे, और एक बार कमेंट में बोल दीजिए यस सर क्लियर है। शाबाश, वेरी गुड। देखो
चलो आगे आ जाओ, नोट पॉइंट मैंने डाल दिया। ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कब वैलिड है? ये केवल तभी लागू होगा जब टोटली आपका मोशन कैसा हो, रोलिंग हो, टोटल रोलिंग हो। ये नहीं कि मतलब स्लाइडिंग भी हो रहा है, अगर उसमें फिसल रही है वस्तु, अगर स्लाइड कर रही है तो भैया ये फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं होगा, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें रेडियस का कोई रोल ही नहीं रहेगा फिर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस कंडीशन में अगर स्लाइड कर रहा है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, नहीं तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है बेटा, चलो जी अब इसकी कंपैरिजन की बात करते हैं। ये आपको मैं बता दिया पहले ही, तीनों का कंपैरिजन अगर एक बार मैं यहां पे बताऊं आपको, वैसे मैं आगे बता दूंगा, यहां पे फिर से बता देता हूं बेटा। सबसे आपका बड़ा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो होगा एफ लिमिटिंग, उसके बाद में एफ आपका एक हो गया स्लाइडिंग, और उसके बाद में हो गया एफ रोलिंग। ठीक है, इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं बेटा म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट म्यू एस, ये आपका एस फॉर स्लाइडिंग है बेटा, याद रखना इसको, स्लाइडिंग याद रखना। स्लाइडिंग के लिए हो जाएगा आपका काइनेटिक, ठीक है, ये और ये आपका हो जाएगा लास्ट में आपका काइनेटिक के बाद में आ जाएगा आपका रोलिंग, तो ये म्यू आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यस, इस तरीके से ये रिलेशन आपका यहाँ पे तीनों का एक साथ कंपैरिजन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अभिलंबित प्रतिक्रिया के समान परिमाण के लिए सर्पी घर्षण, ठीक है, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण से बहुत अधिक होता है। ये सर्पी घर्षण है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा होता है। गाड़ियों के व्हील स्लाइड करते हुए नहीं जाते हैं, रोलिंग करते हुए जाते हैं, क्योंकि रोलिंग में फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है, मैंने कूलर वाला एग्जांपल दिया है, अगर कूलर को ऐसे विदाउट व्हील खींचेंगे बहुत ज्यादा जोर आएगा, अगर व्हील है तो तुरंत से उसको खींच लेंगे, धक्का लगा देंगे, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में घर्षण बहुत कम हो जाता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझे, थ्योरी की बात नहीं है, मैं केवल इस ग्राफ में पूरी कहानी क्लियर कराऊंगा, इस ग्राफ में पूरी कहानी क्लियर कराऊंगा, जरा ध्यान देना बेटा। ये आपका यहाँ पे सिंपल जो लॉजिक आ रहा है इसकी मैं बात कर रहा हूं। यस, यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, और ये अप्लाइड फोर्स है, ये आपका अप्लाइड फोर्स है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है। एक बार इसको समझिए, ये कंडीशन, ठीक है, इसको समझिए जरा ध्यान से। ये आपका ब्लॉक है और इस पे मैं अप्लाइड कर रहा हूं फोर्स। जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया, जैसे ही बल लगाया, आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, अपने आप को समायोजित कर लेता है। मैंने फोर्स अप्लाई किया 2 न्यूटन, घर्षण बल लग गया 2 न्यूटन। तो देखिए अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन यहां तक। मैं जैसे ही 5 न्यूटन लगाया उसने 5 न्यूटन लगाया, मैंने 20 न्यूटन लगाया उसने भी 20 न्यूटन लगाया। ठीक है, मतलब अपना टेस्ट ले रहा है। देखो हद हो गई। मैं मुझे एक सुबह एक जोक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग जोक था, मास्टर पे था इसलिए मैं बता ही देता हूँ। 40 सेकंड 50 सेकंड ले लेता हूँ मैं, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक मार साहब थे, मार साहब बोल रहा हूँ, मास्टर नहीं मार साहब, वो बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले को, भाई मास्टर लोगों का क्या आपको पता ही है, और प्राइवेट मास्टर है तो फिर तो क्या है, कहने क्या है। तो बैंक वाले के पास जाते हैं, कैशियर के पास, तो 1000 रुपए का चेक देते तो बैंक वाले बोलते हैं यहाँ 5000 से नीचे देते नहीं हम कैश। तो भाई सोचा क्या करें, मास्टर तो मास्टर होता है, तो उसने क्या किया, 6000 का चेक भर दिया, 6000 का चेक दिया और कैशियर ने उसको 6000 रुपए दे दिए। वहीं पे मास्टर जी खड़े होकर साइड में पेन लिया और फिर से एक सबमिट वाली फीस वो स्लिप भरी 5000 की, और वापस कैशियर को बोला पकड़। अब जो कैशियर था उसको देख रहा ही हूं, तो बोला ये यहां पे जो बैठते हैं ना कि 5000 से ज्यादा कम जमा नहीं होता है, उनको हम ही तैयार करके बेचते हैं। मास्टर मास्टर होता है, मैनेजर साहब को बता देना कि मार साहब आए थे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ठीक है, यहां पे जितना फोर्स अप्लाई होगा उतना ही फ्रिक्शन उस पर लग जाएगा, उतना ही घर्षण उस पर लग जाएगा। यानी अप्लाइड फोर्स है और ये आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अधिकतम सीमा आ गई। मैंने इतना बल लगा दिया है कि अगर अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो ये ब्लॉक क्या आ जाएगा, ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी बढ़ाया तो जैसे ही अधिकतम सीमा पे पहुंच गया था और जैसे ही मोशन में आया फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया, घर्षण बल क्या हो गया, घट गया, कम हो गया, जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे हैं।
ठीक है, जिसकी बात अपने यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखो एफ लिमिटिंग यहां तक पहुंच गया सीमांत। तो बेटा यहां से लेके यहां तक का एरिया मुझे बताओ ये कौन सा एरिया है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन का एरिया है और ये लिमिटिंग आ गया, ये देखो एफ लिमिटिंग। यहां से यहां तक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ये समानुपाती है। एफ लिमिटिंग के बाद में ब्लॉक मोशन में आ गया और जैसे ही मोशन में आता है काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ग्राफ देखा आपने, नीचे आ गया और उसके बाद में ग्राफ कांस्टेंट हो गया, पैरेलल हो गया, क्योंकि अब आपका घर्षण बल एक स्ट्रेट लाइन में आ गया, यानी सीधा है। अब फ्रिक्शन फोर्स चेंज नहीं होगा, अब कांस्टेंट रहेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। ये यहां से यहां तक का स्टैटिक, यहां से यहां तक लिमिट, ये यहां पे लिमिटिंग, और आगे जो चल रहा है ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या, एफ के फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। ये ग्राफ बहुत बहुत अहम है। मेरे हिसाब से ये ग्राफ सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये ग्राफ सभी बच्चों का यहां पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यस। चलो यहां पे एक चीज और अपन देख लेते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, वो क्या है बेटा, फ्रिक्शन कम करना हो तो कैसे करें, घर्षण बल अगर कम करना हो तो कैसे करें, उसको समझ लेते हैं। देखिए सतहों की सतह जो है, सरफेस जो है, उस पर पॉलिश करके, सरफेस पे जो पॉलिश कर देंगे तो उससे आपका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई भी सरफेस है उस पर आपने ऑयल डाल दिया, तेल लगा दिया, उस पर कोई भी ऑयल लुब्रिकेंट लगा दिया तो फ्रिक्शन उस पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा। ये आपका बॉल बियरिंग जिसको अपन कह सकते हैं, स्नेक के द्वारा स्नेक लगा दिया, लुब्रिकेंट लगा दिया, उचित पदार्थ, सही से पदार्थ का कोई चयन कर ले जिन पे सरफेस पे फ्रिक्शन कम से कम है, वो आ जाएगा। नमी के कारण कम करके नमी कर देंगे तो वही फ्रिक्शन और कम हो जाएगा। अगर वहां पे नमी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी मॉइस्चर कर देंगे तो मिश्र धातुओं का उपयोग करके कोई ऐसी धातु जिसपे घर्षण कम हो, मिक्सर करके हम बना ले, वहां से घर्षण कम हो जाएगा। बॉल बियरिंग, ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये बॉल बियरिंग का डायग्राम है, जिससे अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, बियरिंग बोलते हैं अपनी भाषा में, बियरिंग जो व्हील वगैरह में लगता है ना, यस। तो बॉल बियरिंग के द्वारा या रोलर बियरिंग प्रयुक्त करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ये जनरल एग्जांपल है जो आपको यहां पे ध्यान में रखने हैं, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण में अंतर, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है। भाई ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर फिसलती है तो दोनों सतहों के बीच में लग रहा वाला घर्षण सर्पी घर्षण है। अगर फिसलती है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, और यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पे लुढ़कती है तो दोनों के बीच में लग रहा घर्षण बल लोटनी घर्षण। अगर रोटेट करती है तो लोटनी फ्रिक्शन होगा, और अगर फिसलती है तो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। ये कंपैरिजन इसका पहला कंपैरिजन, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ खास कंपैरिजन नहीं है, बेसिक चीज आपको पता है। दूसरा कंपैरिजन क्या है, फिसल रही वस्तु का एक ही सदैव दूसरी वस्तु के संपर्क में रहता है। अगर कोई वस्तु फिसल रही है तो उस वस्तु का, फिसलने वाली वस्तु का एक ही सरफेस कांटेक्ट में आता है अगर फिसल रही है तो, और अगर रोटेट कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन में लुढ़क रही वस्तु के सभी भाग, विभिन्न भाग धीरे धीरे दूसरी वस्तु के कांटेक्ट में आते हैं। पहिया पूरा घूमता है तो पूरी सरफेस कांटेक्ट में आती है, या पहिया एक ही साइड से फिसलता हुआ आगे जाता है, नहीं, पूरी सरफेस काउंट होती है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, यस। ये आपका एक एग्जांपल है जो आपको करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यस, बहुत ही बढ़िया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है भैया, ये होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, होमवर्क क्वेश्चन है, कल की क्लास में प्रैक्टिस होगी बेटा। जिन बच्चों ने प्रेजेंट नहीं लगाई है, लाइक बटन पे अपना प्रेजेंट लगा दें सारे बच्चे, ठीक है। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आप कमेंट करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, ओके। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार निरंतर बढ़ते रहिए। लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है, आपका लक्ष्य आप ही को अचीव करना होगा, आपका गोल है, वहां तक आप ही को पहुंचना होगा, दूसरा नहीं पहुंच सकता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।